ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीज़ है मिल्क फीवर। तो अभी हमने प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीज़ में फर्स्ट मास्टाइटिस पढ़ा था, अभी नेक्स्ट है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर ये बेसिकली कोई फीवर नहीं है, ना ही इसमें कोई टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन मिल्क फीवर बेसिकली एक पार्चुरेंट पेरेसिस या हाइपोकैल्शिमिया है और इसी का एक सिनोनिम है मिल्क फीवर। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, एडल्ट फीमेल्स में होती है और मोस्ट कॉमनली ये तब होती है जब पार्चुरेशन का टाइम होता है। पार्चुरेशन के जस्ट बाद में एनिमल में कैल्शियम डेप्रिविएशन हो जाता है और इसको हम एक इस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो जब सीवियर हाइपोकैल्सीमिया होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम का लॉस हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन में सीवियर मसल वीकनेस आती है, एक्सटर्नल एंड लेटरल रिकम्बेंसी आती है। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इटियोलॉजी क्यों होता है ये आखिर? हाइपोकैल्शिमिया होने के कारण मिल्क का डाउन हो जाना मिल्क फीवर है। यहाँ ये फीवर बेसिकली कोई टेम्परेचर रेज होने से रिलेटेड नहीं है। इसमें एक्सेसिव लॉस ऑफ कैल्शियम इन द कोलेस्ट्रॉम इन मिल्क एंड द कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन द कैल्शियम। तो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉम और मिल्क होता है, ये जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन कोलेस्ट्रॉम रिलीज होता है और कोलेस्ट्रॉम में है जो है हायर एक्सेसिव लॉस होता है कैल्शियम का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सेकेंड है ये भी रीज़न हो सकता है कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन हो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। अब ये डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम क्यों होगा? हो सकता है कि फीड में रिड्यूस्ड फीड इनटेक हो रहा हो उस समय जब पार्चुरेशन हुआ हो। रुमिनल एटोनी या इंडाइजेशन के कारण कैल्शियम कभी कभी एब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, इम्प्रॉपर कैल्शियम फास्फोरस रेशियो हो, डिसीजेस ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में कोई डिसीज होने से कैल्शियम रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो ये हो गया रिलेटेड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। थर्ड हो गया स्लो मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। तो देखो, पहला इसमें हो सकता है कि कैल्शियम तो बॉडी में अच्छा हो लेकिन कोलेस्ट्रॉम में निकल रहा हो। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा हो। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि स्लो मोबिलाइजेशन हो रहा हो, क्योंकि बोन भी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, लेकिन इसमें कभी कभी कैल्शियम बोन्स से नहीं निकल पा रहा हो बिकॉज ऑफ पैराथार्मोन डेफिशिएंसी। पैराथार्मोन डेफिशिएंसी से हाई कैल्सिटोनिन लेवल हो ब्लड में। तो ये ध्यान रखना है, पैराथार्मोन के कम होने पर बोन्स से कैल्शियम नहीं निकलता, रिलीज नहीं होता, और ना ही हाई कैल्सिटोनिन होने पर भी ये जो पैराथार्मोन होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो कैल्शियम होता है वो बोन से रिलीज नहीं हो पाता। हाई कैल्सिटोनिन लेवल इन द ब्लड, अगर कैल्सिटोनिन ब्लड में ज़्यादा होता है तो कैल्शियम बोन्स से रिलीज नहीं हो पाता। एक्सेसिव कैल्शियम इंटेक ड्यूरिंग ड्राई पीरियड डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। तो ये भी हो सकता है कि जो ड्राई पीरियड होता है, ड्राई पीरियड क्या एक ऐसा टाइम होता है जब एनिमल जैसे 5th या 6th मंथ की प्रेगनेंसी में एनिमल दूध देना बंद कर देता है, मिल्किंग स्टेज में नहीं होता। तो जब मिल्किंग नहीं हो रही होती है, ड्राई हो जाता है, तब इस कंडीशन में यदि आप कैल्शियम ज़्यादा देंगे एनिमल को, तो वो सारा का सारा कैल्शियम ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तब जो पैराथायराइड हार्मोन है उसको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इस समय ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो बोन्स से कहेगा कि भाई हमें इस समय कैल्शियम नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि इसमें आप ये ध्यान रखना कि पैराथायराइड हार्मोन का यूज़ ही तब है जब हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, तो वो बोन्स से कैल्शियम को ले लेता है और ब्लड में छोड़ देता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो ये एक स्पोरेडिक डिसीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जगह मिलेगी या एंडेमिक है सब जगह नहीं मिलेगी। ये एक स्पोरेडिक डिसीज़ है, ये ध्यान रखना है। स्पीशीज़ की बात करें तो कैटल बफेलो में मिलेगा, और इसके अलावा ये ईव्स, डोस, सॉज, मेयर्स एंड बिचेस वगैरह में भी मिलता है। ब्रीड की बात करें तो ब्रीड जर्सी काउस जो है जैसे, या फिर जाफराबादी जो है, ये बफेलोज़ वगैरह जो हैं ये ज़्यादा ससेप्टिबल मिलेंगी, क्योंकि ये हायर मिल्कर्स होती हैं, हाई यील्डर्स होती हैं। एज की बात करें तो 5 to 10 ईयर्स ऑफ एज हो जाती है। तो इस समय क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं उसके कारण कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो ये वाली एज सबसे बेस्ट एज होती है फॉर द मिल्क फीवर। सेक्स की बात करें तो ये फीमेल्स की डिसीज़ है ऑब्वियसली। सीज़न, तो सीज़न का आपको ध्यान रखना है
कि जब भी कॉविंग सीजन आएगा, तो जब भी कॉविंग होगी, पार्चुरेशन के बाद में होने वाली डिसीज़ है ये। नंबर ऑफ लैक्टेशंस इट अकर्स इन द काउज एंड बफेलो विथ देयर थर्ड टू सेवन्थ कॉविंग। इसमें थर्ड और सेवन्थ कॉविंग इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मिल्किंग होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे लैक्टेशंस बढ़ते हैं वैसे वैसे मिल्किंग बढ़ जाती है, मिल्क यील्डिंग बढ़ जाती है। मिल्क यील्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक्सेसिव लॉस ऑफ कैल्शियम इन द कोलेस्ट्रॉल एंड मिल्क, जब मिल्क यील्ड ज़्यादा होती है तो कैल्शियम भी ज़्यादा रिलीज़ होगा। इसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन। तो डिसीज अकर इन द 3 मेन स्टेजेस इन द लैक्टेशन साइकिल। फर्स्ट है मोस्ट पार्चुरेशन, most prepartum cases occur in the last few days of the pregnancy. Some cases occur few hours before calving or at the time of parturition, and majority of the cases, 80% cases, within the last 48 hours after calving. तो जो मिल्क फीवर की स्टेजेस होती हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जस्ट पार्चुरेशन होने के बाद में ही होता हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्री पार्टम कंडीशन में जस्ट फ्यू डेज, थोड़े ही दिन पहले, जब अभी प्रेगनेंसी हुई भी नहीं है, पार्चुरेशन हुआ भी नहीं है, पार्चुरेशन होने के जस्ट कुछ दिन पहले भी मिल्क फीवर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जैसे ही फ्यू आवर्स बिफोर कॉविंग ये कंडीशन हो सकती है। और मोस्ट ऑफ 80% केसेस ऐसा होता है कि जैसे ही पार्चुरेशन हुआ, पार्चुरेशन होने के जस्ट बाद में मिल्क फीवर वाली कंडीशन 48 आवर्स के बाद में ये कंडीशन बनती है। मिल्क यील्ड जिनका हायर होता है, मैंने अभी बताया आपको, जिनका मिल्क यील्ड हाई होगा उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत फटाफट हो जाती है और मिल्क फीवर होता है। अब इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? फर्स्ट है कोल्ड क्लाइमेट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, फोर्स्ड एक्सरसाइज, सडन डिप्रीवेशन ऑफ फूड, ग्रेजिंग ऑन ऑक्सिलेट रिच प्लांट्स, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। अब ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्यों हैं? देखिए एक एक बात करते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में जनरली क्या होता है, एनिमल का वाटर इनटेक बहुत डाउन हो जाता है। जब एनिमल का वाटर इनटेक बहुत डाउन होगा तो वाटर में मिलने वाला कैल्शियम बहुत कम मिलेगा, तो इस कारण से कैल्शियम का डिप्रीवेशन हो जाएगा। सेकंड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड फोर्स्ड एक्सरसाइज। हमें पता है कि मसल्स में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम जितना ज़्यादा इनका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या एक्सरसाइज करवाएंगे, कैल्शियम उतनी जल्दी डाउन होगा। सडन डिप्रीवेशन ऑफ फूड, फूड की कमी से ऑब्वियसली अगर हम एनिमल्स को फूड सप्लाई नहीं करेंगे तो फूड में जो कैल्शियम मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। ग्रेजिंग ऑन ऑक्सिलेट रिच प्लांट, जो ऑक्सिलेट होता है वो कैल्शियम के साथ चिलेटिंग करके कैल्शियम ऑक्सिलेट बना देता है। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट बनने के कारण कैल्शियम अवेलेबल नहीं हो पाता, फ्री कैल्शियम अवेलेबल ब्लड में नहीं हो पाता एनिमल्स के केस में। और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस यदि होंगे तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं मिल्क फीवर में होता क्या है। तो मिल्क फीवर में 3 स्टेजेस मिलती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, सेकेंड स्टेज होती है स्टेज ऑफ एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, एंड थर्ड स्टेज होती है स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी। अब स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट क्या होता है, जब कैल्शियम डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा जब बॉडी में डाउन होता है तो उस टाइम एक्साइटमेंट आता है। ये ध्यान रखना आप, एक्साइटमेंट आएगा, टिटेनी आएगा। टिटेनी क्यों आएगा? क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, इसलिए टिटेनस वाली कंडीशन बनेगी, हाइपर सेंसिटिविटी मिलेगी, मसल ट्रेमर मिलेंगे, एटेक्सिया मिलेगा। अब ये सारी जो है ये टर्मिनोलॉजी है, ये सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक वेटनरियन ही समझ सकता है, एंड दिस वीडियो इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर अ वेटनरियन एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो इसलिए मैं इन टर्म्स को डिस्क्राइब नहीं करूँगा यहाँ पे। सेकेंड स्टेज जो मिलती है वो होती है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। तो एनिमल जो होता है वो स्टर्नम की पोजीशन में आ जाता है और एक्सटर्नल की पोजीशन में एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में रहता है। यहाँ पर इस कंडीशन में एनिमल एक्टिव है, खड़ा है, और इस कंडीशन में एनिमल डाउन हो गया है, बैठ गया है, सिटिंग डाउन हो गया है, पर वो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में है। एनिमल इज अनेबल टू स्टैंड एंड रेस्ट ऑन स्टर्नम विद द हेड टर्न टुवर्ड्स द शोल्डर और फ्लैंक रीजन। ये बहुत पेक्युलर सिम्टम है। इसमें एनिमल जो होता है अपने फ्लैंक रीजन को देखता है, और इस कंडीशन में हमें समझ लेना चाहिए कि मिल्क फीवर है। हो सकता है सेकेंड हिस्ट्री उसकी मिले कि वो पार्चुरेशन, रिसेंट पार्चुरेशन उसका हुआ है। इसके अलावा ड्राउसीनेस मिलेगा, फिर कोल्ड स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज़ एंड ड्राई मसल्स मिलेगी। एनिमल मतलब काफ़ी कोल्ड हो जाएगा। डायलेटेशन ऑफ पिपल विथ absence ऑफ पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स, रिलैक्सेशन ऑफ एनस विथ लॉस ऑफ एनल रिफ्लेक्स।
ये सब कंडीशन समझ लीजिए कि जब लॉस ऑफ कैल्शियम होता है बॉडी का, तो उस कंडीशन में रिलैक्सेशन ऑफ एनस हो जाएगा, क्योंकि मसल मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है इस समय, और एनिमल ऑलरेडी एक्साइटेड था, एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है, तो एनिमल रिलैक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। हार्ड साउंड विथ मफल्ड एंड टेकीकार्डिया, इसमें टेकीकार्डिया बहुत अच्छा सिम्टम है जो कि देखने को मिलता है। तो टेकीकार्डिया को इसमें थोड़ा सा मैं आगे भी एलेबोरेट करूँगा, यानी कि हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सस्पेंडेड डेफिकेशन एंड यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन डेफिकेशन नहीं होता है, तो आप ये मान के चलो कि इस समय जो लुमिनल मोटिलिटी है वो भी डाउन हो जाती है। स्लो वीनस प्रेशर भी बहुत डाउन हो जाता है। थर्ड स्टेज और स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी, अभी तक तो स्टर्नम के पर लेटा हुआ था एनिमल, अब यहाँ बिल्कुल लेटरल रिकम्बेंसी में एनिमल आ जाता है। एनिमल इज अनेबल टू स्टैंड और लाइंग डाउन कंडीशन में, मार्कली सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। सीवियर टेकीकार्डिया, अभी तक देखिए सिर्फ टेकीकार्डिया था, अब यहाँ पर इसका सीवियर टेकीकार्डिया हो जाता है। एंड विथ इनऑडिबल हार्ट साउंड, आप यहाँ पर जो है स्टेरोस्कोप से चेक करेंगे तो उसमें भी आपको पता नहीं चलेगा, स्टेथोस्कोप से चेक करने पर पता नहीं चलेगा। तो सीवियर टेकीकार्डिया ज़रूर इसमें मिलेगा, और इम्पॉसिबल टू रेज द वेन। तो ये मैंने फील्ड कंडीशन में भी देखा है कि जो वेन होती है वो रेज नहीं हो पाती है इसमें। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो देखो पहला तो सिम्टम्स के बेसिस पर ही करेंगे हम कि लेटरल रिकमेंसी में चला गया है, सब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है। अच्छा, यहाँ मैंने अभी जैसे मिल्क फीवर की बात की थी, तो फीवर नहीं है, ये ध्यान रखना। उल्टा यहाँ पर एनिमल के जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत डाउन हो जाता है, और यदि हम कैल्शियम उसको चढ़ाएंगे एनिमल को तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। हिस्ट्री से पता चलेगा कि अभी रिसेंट पास्चुरेशन हुआ है, या फिर सेकंड पता चलेगा कि हाई मिल्क यील्डर है। तो ऐसे करके हम डायग्नोसिस करते हैं। अब इसके बाद ट्रीटमेंट आता है, तो ट्रीटमेंट में इसमें कैल्शियम साल्ट दिया जाता है। जैसे जो बॉटल्स आती हैं कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की 25% जैसे कार्बोरॉल है, ये हम लगभग 400 टू 800 ml आईवी इंजेक्शन देते हैं, और ये बहुत स्लो दिया जाता है क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो कार्डियोटॉक्सिक होता है। कार्डियोटॉक्सिक होने के कारण बहुत जल्दी ये चिलेटिंग करता है कैल्शियम की मसल्स से, और जो मसल्स होती हैं वो उसमें जो होता है टेकीकार्डिया बढ़ जाता है। ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाएं, ये बॉटल जो होती है इसको पहले आपको बॉडी टेम्परेचर तक वार्म कर लेना चाहिए। वार्म करने के बाद में इसको हमें बहुत स्लो लगाना चाहिए, और इसको लगाते हुए हमें जो कार्डियक ऑस्कल्टेशन है वो चेक करते रहना चाहिए, और ओवरडोजिंग से बचना चाहिए, कभी भी इसका ओवरडोजिंग नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब कैल्शियम का ओवरडोजिंग हो जाए या अनयूजुअल रिएक्शन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, तो एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। एट्रोपिन जो होता है वो जैसे भी हमने देखा कि यहाँ पर ये कैल्शियम की कमी होने पर टेकीकार्डिया होता है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि टेकीकार्डिया बढ़ेगा जब कैल्शियम कम होगा। ओके, कैल्शियम कम होगा तो टेकीकार्डिया बढ़ेगा। अब ये यहाँ पर जो एट्रोपिन होता है वो एट्रोपिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेडिकार्डिया। तो यदि हम कैल्शियम देते हैं तो कैल्शियम देने पर क्या होता है, टेकीकार्डिया डाउन होने लगता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैल्शियम देंगे, कैल्शियम बढ़ाएंगे तो टेकीकार्डिया डाउन होगा, यानी कि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में एनिमल जाएगा। अब अगर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में एनिमल गया है तो ऐसी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हमको एट्रोपिन सल्फेट देना पड़ेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑब्जेक्टिव समझ लें इसको आप, और ये काम आता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि यदि हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट एनिमल को दे रहे हैं तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का अगर एडवर्स इफेक्ट होने लगे तो ऐसी कंडीशन में हमें एट्रोपिन सल्फेट देना चाहिए। कैल्शियम जो होता है उसके प्रेजेंस में ब्रेडिकार्डिया होना शुरू होगा, और ब्रेडिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए या कार्डियक एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए हमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ करना पड़ेगा। एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन को ख़त्म कर देगा। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो कार्डियक एक्साइटमेंट को कम करता है। ये भी ध्यान रखना, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है
वो कार्डियक एक्साइटमेंट को कम करता है। ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। तो लगभग हम 10% सॉल्यूशन बनाएंगे इन 100 to 400 ml और उसको IV दे देंगे। 10% सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि हम लगभग 10 ml जो होगा वो बचे हुए 90 ml वाटर में मिक्स करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऐसे करके हम 100 ml का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एनिमल के अकॉर्डिंग हम 100 to 400 ml तक उसको IV देंगे। अब कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, हमें ये पता है कि लो कैल्शियम डाइट के कारण ये हो रहा है, तो हम फीड में कैल्शियम देंगे और ये तब हम देंगे जब लास्ट गेस्टेशन का पीरियड चलेगा। ये बात ध्यान ध्यान रखना है कि इसको ड्राई कंडीशन में नहीं देना है। ये हमने आपको शुरू में बताया था कि जब एनिमल ड्राई कंडीशन में होता है, ये कहीं पढ़ा था हमने, तो ध्यान रखना है कि जब भी एनिमल ड्राई कंडीशन में होता है उसको कैल्शियम ज़्यादा नहीं देना। बड़ी लेमैन की तरह अगर मैं बात करूं, तो आप फार्मर से जब भी बात करें, आप कहें कि भैया इस समय ड्राई पीरियड चल रहा है, आपको इस समय कैल्शियम नहीं देना है। बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं जो अपने एनिमल को दिन रात कैल्शियम देते रहते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता रहे। ड्राई पीरियड होना भी बहुत ज़रूरी है। ड्राई पीरियड होने से जब पार्चुरेशन होता है, तो पार्चुरेशन होते ही मिल्क यील्ड ज़्यादा होना चाहिए। तो ड्राई पीरियड होते ही हमें एनिमल को कैल्शियम देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो जब लास्ट 1 to 2 वीक्स ऑफ गेस्टेशन मिले उस समय हमें कैल्शियम देना है। सेकंड है विटामिन D3 या एरिचिटॉल भी बोलते हैं इसको। ये एट द रेट ऑफ 10 मिलियन यूनिट्स जो होता है ये मिलता है। IM दे सकते हैं 1 वीक बिफोर कॉविंग। तो 1 वीक जैसे अभी कॉविंग, तो ये कितनी बार हॉस्पिटल्स में ऐसे केस आते हैं कि नॉर्मली पार्चुरेशन तो अच्छे से हो गया, पर पार्चुरेशन होने के बाद में एनिमल अचानक मिल्क फीवर की कंडीशन में चला गया और कितनी बार तो कोलैप्स भी कर जाता है क्योंकि कैल्शियम लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट तो देंगे ही, पर हम ऐसे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भैया आपको बच्चा होने वाला है, चलो ठीक है, आप एक काम करो कि अब हमारे यहाँ से विटामिन D3 का इंजेक्शन लगवा के जाओ। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट मिल्किंग आफ्टर कॉविंग। कॉविंग हो जाने के बाद में आप अगर इनकम्प्लीट मिल्किंग करेंगे तो वो फिर भी ठीक रहेगा। सारा का सारा दूध नहीं निकालना चाहिए क्योंकि सारा दूध निकाल लेने से कैल्शियम बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। तो ये आपको लेमैन की तरह से बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि आप ऑनर को ये कहें कि भैया अभी सारा दूध मत निकालो, थोड़ा थोड़ा करके दूध निकालो। सारा दूध निकाल दोगे एनिमल का कैल्शियम एकदम डाउन हो जाएगा। प्रोफाइलेक्टिक इंजेक्शन ऑफ कैल्शियम सून आफ्टर कॉविंग इज़ इफेक्टिव। आप तुरंत जो है कॉविंग हुआ एक कैल्शियम का इंजेक्शन लगा दें। गिव एक्सरसाइज टू मेंटेन नॉर्मल GI फंक्शन एंड ऑल्सो टू स्टिमुलेट बोन मेटाबॉलिज्म। एक्सरसाइज करवाते रहें। प्रोवाइड गुड शेल्टर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस में जनरली एनिमल्स जब कोल्ड कंडीशन में होते हैं तब वाटर डिप्रीवेशन हो जाता है, वाटर ज़्यादा इंटेक करते नहीं हैं, वाटर में भी कैल्शियम होता है, तो ऐसे में कैल्शियम नहीं लेने में आता है एनिमल के, ये ध्यान रखना है। अवॉइड स्ट्रेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द एडवांस प्रेगनेंसी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है और कैल्शियम बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। मेंटेन एपेटाइट एट कॉविंग। अच्छे से खिलाना पिलाना है। गिव रफेज टू स्टिमुलेट रूमिनल फंक्शन। इस समय हमें भूसा देना है। जो रफेज होता है, जो फाइब्रस फूड होता है, वो देने से जो रूमिनल मोटिलिटी है वो बनी रहती है। रूमन में एटोनी नहीं होना चाहिए क्योंकि रूमिनल एटोनी होगी तो कैल्शियम डाउन हो जाएगा। प्रोवाइड अमोनियम क्लोराइड टू द प्रेग्नेंट एनिमल along with a grain at the rate 25 grams orally over last few weeks of the pregnancy and increase to 100 grams per day at the calving। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल रहते हैं उनको हम ग्रेन्स के साथ में, ग्रेन्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में हमको जब हम अमोनियम क्लोराइड देते रहेंगे तो प्रेगनेंसी के कुछ वीक्स पहले, और इसको हमें बढ़ाते बढ़ाते 25 ग्राम से 100 ग्राम तक अमोनियम क्लोराइड देना है। ओके, तो ये था हमारा रिगार्डिंग lecture on the milk fever. Thanks.